पहले नजर डालेंगे उन 3 खबरों पर जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। खबरों का मेन्यू सबसे पहले देख लेते हैं 3 तस्वीरों में। आज के दिन हम बात करेंगे उत्तराखंड में आपदा ही आपदा चारों तरफ नजर आ रही है। लगातार हुई बारिश के बाद कई जगहों पर आपदा जैसी स्थितियां बन चुकी हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर कि आखिर पंचायत चुनाव में इस बार निर्वाचन आयोग क्या अलग और क्या खास करने वाला है। क्या पंचायत चुनाव को निर्वाचन आयोग हाईटेक बनाने वाला है? इसके अलावा पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे, प्रधान से लेकर के क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, उनके खर्चे की लिमिट क्या तय की गई है, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। और तीसरी खबर में बात करेंगे रेलवे को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट। रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, वो बदलाव क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आप तक साझा करेंगे। तो इन 3 खबरों के बारे में आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड की बारिश के साथ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर आपदा जैसी स्थितियां बन चुकी हैं। कई सड़कें बंद हैं, कई सड़कों के बंद होने से आवाजाही में भी दिक्कतें आई हैं। शनिवार देर रात को उत्तरकाशी जिले के सिलाई बैंड के पास बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे का लगभग 20 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से बह गया। इस मूसलाधार बारिश और मलबे के तेज बहाव में टेंटों में रह रहे जो लोग वहां पर टेंट में रहते थे, मजदूर रहते थे, करीब 9 मजदूर लापता हो गए थे। दुखद रूप से इनमें से 2 मजदूरों के शव बड़कोट में यमुना नदी से बरामद कर लिए गए हैं। सोमवार सुबह से ही सिलाई बैंड और यमुना नदी के तट पर बाकी जो 7 लोग थे, जो लापता लोग थे, उनको खोजने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। खोज और बचाव अभियान लगातार चल रहा है। खराब मौसम और भूस्खलन के कारण बचाव कार्यों में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन की टीम लगातार अपना काम कर रही हैं, उनको ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। स्याना चट्टी में यमुना नदी पर बनी झील को खोलने के प्रयास भी लगातार चलते रहे, क्योंकि यमुना नदी पर बादल फटने से एक अस्थायी झील बन गई थी। अब यह अस्थायी झील बहुत खतरनाक पहाड़ों में साबित हो सकती है। हमने साल 2013 की आपदा में कुछ इसी तरीके से गांधी सरोवर के फटने के बाद स्थितियां देखी थी, जब केदारनाथ के ऊपर एक झील बनी थी और वो फट गई। उसके बाद 2013 की आपदा आई। इस झील को खोलने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि भारी मलबा और दुर्गम रास्तों के कारण अभी तक मशीनें मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिससे झील को खोलने में दिक्कत आ रही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उत्तराखंड में जब बारिश तेज होती है तो सैलानियों को और टूरिस्टों को वो बारिश अपनी तरफ रिझा सकती है, लेकिन असल दिक्कतें क्या होती हैं वो आप इन खबरों से भली भांति समझ सकते हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्या ने मीडिया से सिलाई बैंड भूस्खलन हादसे और जिले में बंद हुई सड़क मार्गों के बारे में जानकारी भी साझा की। प्रशासन लगातार स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है और बाधित मार्गों को, यानी कि जो मार्ग बंद हैं, उनको खोलने का हर संभव प्रयास भी लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। अब बारिश है और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी है, तो 4 धाम यात्रा को लेकर के अपडेट आपको मैं दे दूं। यमुनोत्री के लिए यात्रा रोकी गई थी। गंगोत्री के लिए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा था। गढ़वाल मंडल के आयुक्त यानी कि कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने 4 धाम यात्रा को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि रविवार को जब काफी तेज बारिश हुई तो उसके बाद रेड अलर्ट जारी किया गया था। 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था और रेड अलर्ट के ही मद्देनजर 4 धाम यात्रा पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि रोक लगाई गई थी। लेकिन सोमवार सुबह को जब स्थिति देखी गई, जांची गई, परखी गई, इसके बाद 4 धाम यात्रा से प्रतिबंध हटा दिया गया। ये रोक सिर्फ 1 दिन की थी। हालांकि यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल रोकी गई थी, क्योंकि वहां पर बचाव और सड़क पुनर्स्थापना का काम लगातार जारी था। वहां पर स्थितियां और ज्यादा विकट थी। गंगोत्री धाम के लिए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को भेजा गया। गढ़वाल मंडल के आयुक्त ने बताया कि यात्रा रूट पर आने वाले जो सभी डीएम्स हैं, जिलों के जिलाधिकारी हैं, जो जिले 4 धाम यात्रा से जुड़ते हैं, वहां के जो एसएसपी हैं और स्थानीय प्रशासन, इन सबको यह अधिकार दिया गया था कि वो स्थानीय मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने अपने जिलों में होल्डिंग पॉइंट्स बनाएं और वहां पर वाहनों को रोकें। इस निर्णय के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह निर्णय श्रद्धालु की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया था। यानी कि प्रशासन ने यहां पर एक काम ठीक किया कि जब आपदा जैसी परिस्थितियां होती हैं तो हमें सीधे प्रदेश सरकार की तरफ या फिर देहरादून सचिवालय की तरफ या उत्तराखंड के बड़े अधिकारियों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को अगर लगता है कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं तो वो उस यात्रा को वहां पर रोक सकते हैं। अब पहली खबर में हमने इस आपदा का जिक्र किया, लेकिन अगली खबर इसी से जुड़ी हुई। इससे जुड़ी हुई ये कि जो उत्तरकाशी में हादसा हुआ था, उस हादसे की मुंह जुबानी वहां पर बचे हुए कुछ लोगों के द्वारा बताई गई। शनिवार देर रात को 1 बजे
यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने की जो घटना हुई थी, इसने भीषण तबाही मचाई। टीन और प्लाई से बने टेंटों में जो मजदूर सो रहे थे, वो इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का वहां पर उस समय मंजर रहा होगा। और ये तस्वीरें उत्तराखंड के लिए या फिर उत्तराखंड के परिदृश्य में कोई नई तस्वीरें नहीं है। इस तरह की तस्वीरें हमने हर बरसात के सीजन में, हर मानसून के सीजन में और हर आपदा के सीजन में देखी है। यह भयावह मंजर ऐसा था कि पानी और मलबे का तेज बहाव कुछ मजदूरों को संभलने का मौका दिए बगैर ही बहा करके ले गया। इस हादसे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 मजदूर लापता थे, जिसमें से 2 के शव यमुना नदी से बरामद कर लिए गए, लेकिन 7 की तलाश जारी है। घटनास्थल से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकले 20 मजदूरों में शामिल नेपाल मूल के एक मजदूर, जिसका नाम हरिकृष्ण चौधरी था, उसने उस रात की खौफनाक रात का मंजर बयां किया है। उन्होंने बताया कि उस रात क्षेत्र में बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो रोज की तरह ही 4 से 6 की संख्या में अपने अपने छोटे छोटे टेंटों में सो रहे थे, क्योंकि ये मजदूर वहां पर निर्माण कार्य में लगे हुए थे। अब ये बचा हुआ जो मजदूर था, वो बताता है कि अचानक से कमरे में पानी घुसा। वहां कुछ लोग जमीन पर सो रहे थे। शरीर पर पानी लगने से जब उन्हें ठंड महसूस हुई तो वो उठ गए। तब तक पानी के साथ मलबा बह करके आने लगा। वो लोग बाहर भागे और अपने साथियों को आवाज देकर जगाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान जो जाग गया वो तो बच गया, लेकिन जो नहीं जागा वो सैलाब के साथ बह गया। अब एक अन्य मजदूर कीर्ति बहादुर ने यह बताया है कि जब उन्होंने बाहर से साथियों की आवाज सुनी, तब तक पानी और मलबे के कारण कमरे का दरवाजा पूरी तरह से जाम हो चुका था। जरा सोचिए, जो कहानी, जो मंजर ये लोग बयां कर रहे हैं, वो वास्तव में कितना खतरनाक रहा होगा। फिर उन्होंने कमरे के एक और लगी प्लाई को तोड़ करके बाहर भागकर अपनी जान बचाई। सब कुछ खो दिया, लेकिन जान बच गई। बचे हुए मजदूरों ने यह भी बताया कि इस हादसे में उनके पास पहने हुए कपड़ों के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ उनका सामान था, सब कुछ इस मलबे के साथ बह गया। आप सोचिए, जिस आपदा में 9 मजदूर बह गए हों, तो उसमें सामान का बहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो शरीर पर पहना हुआ था, सिर्फ वही बचा हुआ है। पालीघाट पहुंचने पर ग्रामीणों ने उन्हें कपड़े दिए। कुछ मजदूरों ने यह भी बताया कि कई लोग अपने पैसे और कपड़े बचाने के चक्कर में पानी के तेज बहाव में बह गए, क्योंकि ये मजदूर वहां पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गए हुए थे और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो भी उन्होंने रुपए इकट्ठा किए हैं या फिर जो उनकी सेविंग्स थी, जो उनका सामान था, उसको बचाने के चक्कर में काफी मजदूर बह गए। ये दर्शाता है कि आपदा के समय लोग अपनी जान से ज्यादा अपनी जमा पूंजी को बचाने की कोशिश में भी फंस जाते हैं, और ठीक इसी तरह की स्थितियां वहां पर भी देखी गई। बादल फटने और हाईवे का नुकसान, बादल फटने से जो हाईवे का नुकसान हुआ, शनिवार रात को यमुनोत्री हाईवे के आसपास पालीघाट से लेकर के सिलाई बैंड और ओजनी तक कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। इन घटनाओं के कारण सड़क का लगभग 20 मीटर का हिस्सा बह गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित रही। सिलाई बैंड में नाले के पास बादल फटने से आया मलबा और पानी का तेज बहाव इन टेंटों में तबाही का कारण बना। अब फिलहाल एसडीआरएफ ने किसी तरह से जान बचाने वाले 20 मजदूरों को पालीघाट पहुंचाया और इसके बाद बचाव दल ने लापता लोगों की तलाश शुरू की। 2 मजदूरों के शव, जैसा कि मैंने आपको बताया, बरामद हुए। अब जिनके बरामद हुए उनकी शिनाख्त पीलीभीत के निवासी दूजेलाल 55 साल जिनकी उम्र थी और नेपाल के निवासी केवल बिष्ट 43 साल जिनकी उम्र थी, इसके रूप में हुई है। डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि मौके पर प्रशासनिक टीम और बचाव अभियान में जुटे हैं। 2 लोगों के शव मिल चुके हैं और लापता 7 लोगों की तलाश जारी है। ये डीएम का बयान है। अब इनमें जो लापता लोग हैं, इसमें नेपाल मूल के और देहरादून के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। जगह जगह पर सड़क क्षतिग्रस्त होने से एनएच का जो निर्माण कार्य है, इसमें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो ये पूरी तरह से स्थिति है उत्तरकाशी की इस आपदा की, और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद हुई इन आपदा जैसी स्थितियों की। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया है। इस रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है, और सरकार भी अपनी जगह अपना काम कर रही है। लेकिन आपदा की स्थितियों में बचा कैसे जाए, इस पर सोच विचार करना गहनता से ये बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार के लिए। अगली खबर का आप रुख करेंगे। अब बात उत्तराखंड के पंचायत चुनाव की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनाव के मुकाबले कई सारे बदलाव किए। ये सभी बदलाव धरातल पर नजर आएंगे, ये बताया गया है। आयोग ने जहां इस बार खर्च की सीमा को बढ़ाया, तो वहीं इसकी निगरानी को भी सख्त करने का फैसला लिया है। अब जानते हैं कि ऐसे ही बदलावों के बारे में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले खर्च की सीमा बढ़ी है, निगरानी भी बढ़ी है। पद पूर्व में पहले जो खर्च की सीमा थी, इसमें हम
ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, चाहे वो प्रधान हो, प्रमुख हो, क्षेत्र पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो, इनकी खर्च की लिमिट क्या है। प्रधान पूर्व में, इससे पहले तक उसके चुनाव में खर्च की सीमा 50,000 हुआ करती थी और इस बार के चुनाव में वो 75,000 की लिमिट तक खर्च कर सकता है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, जहां पर ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव होता है, वहां पर पूर्व में जो लिमिट 10,000 की थी, इस बार भी 10,000 की है। बीडीसी यानी कि जिसे क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है, इनके खर्च की लिमिट 50,000 पिछली बार तक थी, यानी कि पिछले चुनाव तक थी, लेकिन इस बार इनकी लिमिट को भी बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे, 1,40,000 इनकी खर्च की लिमिट हुआ करती थी, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया। यानी कि जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है, वो 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है सरकारी लिमिट के अनुसार। और जो अध्यक्ष जिला पंचायत होगा, जब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, तो उसमें जो लिमिट पहले 3,50,000 की थी, उसको 4 लाख कर दिया गया। यानी कि इसमें भी 50,000 की वृद्धि की गई है। तो ये वो खर्चा है जो इस बार कैंडिडेट्स कर पाएंगे। इन बदलावों को निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार खर्च की निगरानी को भी बढ़ा दिया है। सिर्फ ये नहीं है कि खर्च की लिमिट बढ़ी है, बल्कि इसकी निगरानी को भी बढ़ाने का दावा और बढ़ाने की बात की जा रही है। हर जिले में इसकी निगरानी के लिए अलग से अफसरों की तैनाती की जा रही है। वो अफसर कभी भी खर्च का ब्यौरा मांग सकते हैं। चुनाव नतीजे वेबसाइट पर, राज्य निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट पर इस बार पहली बार ऐसा होगा जब चुनाव नतीजे, पंचायत चुनाव के नतीजे ऑनलाइन जारी करने का फैसला लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि इस बार जिस ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के नतीजे आते जाएंगे, वो सभी आयोग की वेबसाइट पर अपडेट होते जाएंगे। इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो हमने निकाय चुनाव में भी देखी हैं। जब जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट के दिन वो नतीजे लगातार अपडेट होते जाते हैं ऑनलाइन निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर। और विधानसभा चुनाव में होते ही हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में भी यही करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी ये सुविधा दी जाएगी। तो यानी कि इस बार निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए विशेष तरह की कई व्यवस्थाएं की हैं। अब ये व्यवस्थाएं कितनी धरातल पर उतरती हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर है रेलवे से जुड़ी हुई। भारतीय रेलवे यात्रियों को टिकट आरक्षण से जुड़ी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। इसमें सबसे अहम है ट्रेनों के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव। यानी कि रिजर्वेशन का जो चार्ट है वो ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तय कर दिया जाएगा। साथ ही 1 जुलाई 2025 से केवल जो वेरीफाइड यूजर्स होंगे वो ही ऑनलाइन तत्काल टिकट को बुक कर पाएंगे। रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार अब ट्रेनों के प्रस्थान से 8 घंटे पहले ही आरक्षण चार्ट तैयार कर लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि दोपहर 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए जो चार्ट होगा वो रात के 9 बजे से पहले ही बन जाएगा। इस बदलाव से सबसे बड़ा लाभ उन यात्रियों को मिलने वाला है जिनकी टिकटें वेटिंग लिस्ट में होती हैं। उन्हें अपनी टिकट की स्थिति के बारे में काफी पहले से ही अब जानकारी मिल पाएगी, जिससे अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। ये नियम दूर दराज के इलाकों या बड़े शहरों के जो उपनगर हैं, उन उपनगरों से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि उनकी वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होती तो उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अब पर्याप्त समय मिल जाएगा, क्योंकि 8 घंटे की लिमिट रखी गई है। नई पीआरएस से तेज बुकिंग होगी। तत्काल टिकट के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने यह भी बताया है कि नई यात्री आरक्षण प्रणाली यानी कि पीआरएस, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के माध्यम से अब प्रति मिनट 1.5 यानी कि 1.5 लाख से अधिक टिकट बुक किए जा सकेंगे, जिससे बुकिंग प्रक्रिया और तेज और सुगम हो सकेगी। वहीं 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक अब केवल प्रमाणित यानी कि जो वेरीफाइड यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनको ही ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति मिलेगी। यह कदम तत्काल टिकटों की कालाबाजारी को और अनियमित बुकिंगों को रोकने में मदद करेगा, जिससे वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों यानी कि जिनको वाकई में जरूरत है, उनको इससे लाभ मिल सकता है। अब यहां भी यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय रेलवे के ये नए बदलाव यात्रियों के लिए कितने सहायक साबित होते हैं और रेलवे सेवाओं में कितनी दक्षता ला पाते हैं। तो ये थी आज की 3 प्रमुख खबरें, जिसमें हमने आपदा को लेकर के बात की, उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में क्या बदलाव होने वाले हैं उसको लेकर बात की, और ट्रेन को लेकर के यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट क्या महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है जिससे यात्रियों की सहूलियत जो है वो बढ़ेगी, ऐसा दावा किया गया है, उसको लेकर के भी हमने बात की।
बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। खबरों को देखने के लिए आप तहलका डिजिटल के साथ बने रहिए। नमस्कार।